भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां भारत ने देखी हैं उसके विषय में आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। उन्हीं में से एक आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में स्थित दिल्ली हाट के स्टारडम बैंक्वेट हॉल में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित किया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आपको बता दें, सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए प्रदेश एवं पश्चिमी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता केंद्र शासित भाजपा सरकार 9 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसके विषय में भी बताया गया। आपको बता दें, तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता कार्यक्रम के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। साथ ही कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए पश्चिमी दिल्ली से सांसद श्री प्रवेश सिंह वर्मा जी ने महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र शासित भाजपा के 9 साल के कार्यकाल के विषय में बताया और साथ ही उनकी आगे क्या कुछ परियोजनाएं हैं उसके बारे में भी बताया। एक बड़े से एलईडी टीवी द्वारा केंद्र शासित भाजपा के 9 साल के कार्यकाल के बारे में यहां आपको बता दें, विस्तार से बताया जा रहा है। केंद्र शासित भाजपा की सरकार में कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई और उनको कार्यान्वित कैसे किया गया और उन सब परियोजनाओं का लाभांश कितने करोड़ भारतीय उठा रहे हैं, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया। साथ ही आपको बता दें, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने G20 सम्मेलन से जुड़ी बातों को पूरे संबोधन में सामने रखा, जिसका बहुत ही बखूबी से विदेश मंत्री जी ने जवाब दिया। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से हुई मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, किन विषयों पर बातचीत की गई और वे सभी परियोजनाएं जो भारत सरकार द्वारा लागू की गई उन सभी परियोजनाओं को किस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है और साथ ही भारत के कितने करोड़ इन परियोजनाओं से जुड़कर लाभार्थी बन रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी ने। कि हमारे दिल्ली में उज्ज्वला योजना में 33 लाख बहनों को सिलेंडर मिला। कितना? 33 लाख बहनों को। अगर आपको ताली बजानी है तो जोर से बजाइए, क्योंकि ताली बजाने से बहुत सारे हमारे पॉइंट जो है वो दब जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। तो उसके बाद में आप भी देखते होंगे सड़क के ऊपर में टॉयलेट बने जहां पर भी जरूरत थी, तो 50,000 शौचालय का निर्माण वो भारत सरकार ने दिल्ली के लिए किया। देश भर में आयुष्मान योजना चल रही है। अब ये आयुष्मान योजना क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का इलाज नहीं करा सकते या लाखों का इलाज नहीं करा सकते, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके 5 लाख का इलाज करा सकता है मुफ्त में। 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। क्या आपको पता है कि 9 साल हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो लागू करेंगे तो फिर सारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक में तो कोई नहीं जाता है इलाज कराने के लिए, और पंजाब के मुख्यमंत्री का पेट खराब होता है तो वो अपोलो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो आयुष्मान योजना को आपने लागू नहीं किया। और अभी आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें देखते होंगे और आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने कई बार उसका फीता काटा। तो अगली बार जब भी इलेक्ट्रिक बस देखे तो उसके पीछे देखना स्टिकर लिखा हुआ है और वो स्टिकर पे लिखा हुआ है भारत सरकार की फेम योजना के अंतर्गत ये इलेक्ट्रिक बस आपको दी गई है। तो बस का पैसा दे रहे मोदी जी,
पीछे कभी भी पीछे देख लेना, आपको लिखा होगा तो वहां पे सबसे बैक साइड में केजरीवाल जी अपना फोटो लगा लेते हैं आजकल, मगर साइड में उसमें लिखा होता है भारत सरकार की पेड योजना में ये बस आपको दी गई है। हमारे दिल्ली में 55,000 जो ऐसे लोग हैं जो अपना रेडी चलाते हैं, ऐसे लोगों को 10,000 रुपए का लोन दिया है मोदी जी ने, कोई गारंटी के बिना, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, और सबको 10,000 रुपए का लोन दिया कि वो और अच्छा काम कर सके और ज्यादा मेहनत कर सके। दिल्ली में 900 जन औषधि केंद्र खुले हैं। तो आप सभी को मालूम है जन औषधि केंद्र में क्या है कि जो दवाई केमिस्ट की शॉप में 1,000 रुपया की मिलती है, वही दवाई हम वहां से जन औषधि केंद्र से केवल 50 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपए की ले सकते हैं, यानी 95% लेस। तो ये हमारे दिल्ली के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, और मैं भी कई बार अपने परिवार के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है तो मैं भी जन औषधि केंद्र से ही लेकर आता हूँ। क्या आपको पता है कि यमुना की सफाई कोई नहीं करा पाया पिछले 20 सालों में? हम जब भी यमुना को क्रॉस करते हैं या दिल्ली में जब भी छठ पूजा होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है यमुना के ऊपर। वहां पे झाग दिखाई देता है, झाग की पिक्चर आती है, केमिकल की पिक्चर आती है। मोदी सरकार ने 4,300 करोड़ ये दिल्ली सरकार को दिया। आज तक दिल्ली सरकार 4,300 करोड़ खर्च नहीं कर पाई, और वो हमेशा क्या करते, छठ पूजा के टाइम पर 4 वहां पे ड्रम भेज देते, स्प्रे की मशीन भेज देते, झाग को खत्म कर देते और बोलते थे हमने साफ कर दिया। तो ये 4300 करोड़ रुपया दिल्ली को मिला। अब उसमें से कितना यहाँ पर विज्ञापन पर खर्च हो गया वो मुझे नहीं पता, मगर यमुना की सफाई में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। उसके बाद में मोदी सरकार ने एनडीएमसी के 4400 कर्मचारियों को पक्का किया। हमने आज तक नहीं सुना कि दिल्ली सरकार ने एक भी कर्मचारी को पक्का किया हो, मगर 4400 कर्मचारी मोदी जी ने 1 सेकंड में पक्का कर दिया। और उसके बाद में मेट्रो का हम सभी जानते हैं कि मेट्रो कहाँ शुरू हुई, किसने शुरू करी। तो ये वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, और हमारे दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, जो मेरे पिताजी भी थे। तो उस समय मेट्रो स्टार्ट हुआ, और आज उसका श्रेय बहुत सारे लोग ले लेते, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। आप लोग शीला दीक्षित जी के समय में पैदा हुए, और बाद में केजरीवाल के समय में फर्स्ट टाइम वोटर बने। तो आपको वाजपेयी जी के समय में, साहिब सिंह वर्मा जी के समय में, मदनलाल खुराना जी के समय में क्या काम हुआ वो आपको याद नहीं है। तो केवल आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ में UER-2 सड़क, तो आप में से किसने UER-2 सड़क का नाम सुना है अभी तक? एक बार हाथ खड़ा करो। बहुत सारे कम लोगों ने सुना। तो ये क्या है UER-2 सड़क? इसको बोलते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। ये कहां से कहां कनेक्ट होती है? तो आप सभी जानते हैं अलीपुर कहां है? क्या जानते नहीं जानते अलीपुर किधर है? तो अलीपुर से शिव मूर्ति अगर आपको आना पड़े आज की डेट में तो आपको 2 घंटा लगता है, मगर UER-2 सड़क जो भी NHAI ने 8,000 करोड़ रुपए लगाकर बनाई है, और अभी 4 महीने के बाद में PM उसका इनॉग्रेट करेंगे। अभी आपको अलीपुर से शिव मूर्ति आने में केवल 20 मिनट लगेंगे। कितना? 2 घंटे में 20 मिनट। और इसका फायदा क्या होगा कि जो भी हरियाणा से, जो वहां से अपना कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक्स है, बसेस है, और वो दिल्ली में पंजाबी बाग की तरफ में एंटर नहीं करेगी गुड़गांव जाने के लिए। सोनीपत से कोई आ रहा है तो उसको जाना है गुड़गांव, मानेसर, तो वो बाहर से निकल जाएगा, कोई रेड लाइट नहीं है। तो 20 मिनट, केवल जो 2 घंटे का रास्ता था उसमें 20 मिनट में तय कर दिया। उसके बाद में एयरपोर्ट हम जाते हैं, एयरपोर्ट में हम देखते हैं आजकल कितने अच्छे स्टैचू लगे हुए हैं। तो वहां जितनी भी बॉर्डर की रोड है, जितने हमारे हाईवे है, अगर हमारा दिल्ली से बाहर निकलना होता है, ये सारे रोड और
और चाहे वो इंडिया गेट का अंडर पास हो जहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग हुई है, वहाँ पे अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगा। तो मैं एक दिन हरदीप पुरी जी को फोन किया, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, कि आपने वो बनाया अंडर पास, इतना पैसा लगाया, इतना बोर्ड नहीं लगाया। सब लोग सोचते हैं कि केजरीवाल ने बनाया। वो बोलते हैं कि इतना हम वहाँ पे विज्ञापन करेंगे, उससे अच्छा कोई और काम कर लेंगे। अगर केजरीवाल जी ने बनाया होता तो 50 बोर्ड लग चुके होते, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया इसलिए कोई बोर्ड नहीं लगा। तो ये हमारे मोदी जी हैं जो सबको कहते हैं कि विज्ञापन मत करो भैया, काम करो। काम करोगे तो दिखाई दे जाएगा। अगर विज्ञापन करने का मतलब है कि हमारा काम किसी को दिखाई नहीं दे रहा और हमें बताने की जरूरत पड़ रही है। आपने कल ही अखबार में एक वो देखा होगा फुल पेज का ऐड, तो हमारे केजरीवाल जी की तो फुल पेज के ऐड चलते रहे। उसमें लिखा हुआ था एक नया स्कूल का जो ना भवन निर्माण किया। तो वो नया स्कूल नहीं है, वो नया भवन का निर्माण किया। वो ओल्ड बिल्डिंग थी, ओल्ड स्कूल था और उसमें नया बिल्डिंग बनाया, इतना किया। तो आज तक दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना, आज तक 9 साल में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना। आपके बिल्कुल साथ में जनकपुरी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये दिल्ली सरकार के पास है। यहाँ पर ओपीडी के अलावा, पैरासीटामोल के अलावा कोई इलाज नहीं होता, ऑपरेशन नहीं होता, और इसका नाम है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं कभी भी। तो दिल्ली में जितना शिक्षा और ये हमारे स्वास्थ्य का हमने वर्ल्ड क्लास जो है काम किया है, तो वो दोनों पीछे ही रहते हैं। वो शिक्षा और जो क्या हेल्थ वाले, वो दोनों यहाँ के पीछे ही रहते हैं। अभी एक को 1.5 साल से बन रहे, एक तो वहाँ पे 1.5 साल से बन रहे और एक को 4-5 महीने होने वाले। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी किसी भी दिन जा सकते हैं। तो आजकल हरिनगर में ही पूरा क्या बोलते हैं, असेंबली वहां पर बनती जा रही है। तो ये बहुत सारे काम है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपके काम में आएगा कि आपने बहुत बार ऐसे अपना फोटो देखे होंगे अखबार में, मीडिया में, कि देश का कोई मुख्य सीएम वो अपने घर में जनता दरबार लगाता है, कि वो जनता को बुलाते हैं, उसके ऑफिसर बैठे होते हैं और वो सबसे कोई कागज लेता है उसका शिकायत का और अधिकारियों को देता है। क्या आपने 9 साल में सीएम का, दिल्ली के सीएम का एक भी फोटो देखा है ऐसा? आप में से इतने लोग बैठे, कभी कोई दिल्ली के सीएम के घर में गया, शीश महल में गया? कभी कोई नहीं गया। आपको कोई आदमी भी नहीं मिलेगा दिल्ली का जो ये कहेगा कि मैं दिल्ली के सीएम से मिलने गया, क्योंकि उनको आज 9 साल हो गए, उनको दिल्ली के जनता से मिलने का समय नहीं है, ममता बनर्जी से मिलने का समय। तो आज भी दिल्ली के लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी से मिलता नहीं है। दूसरी बात, ये बोलते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। इनसे ये पूछा जाए कि आपका कोई भी मंत्री, आपका कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए, कोई भी कॉर्पोरेटर, एक का नाम बता दीजिए कि जिसका बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता। अगर आपने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए तो आपका किसी का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। फिर आप बोलते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए। हमने देखा कोविड आया तो जैसे मिसेस केजरीवाल को कोविड हुआ तो वो कहां पर एडमिट हुई थी? तो वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी, वो एडमिट हुई थी वेदांता में, मैक्स में। ऐसी सतेंद्र जैन, वो भी अपना अपोलो हॉस्पिटल जाके इलाज करवाते। तो आपको आम आदमी पार्टी का एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कहते हैं हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता है, क्योंकि उसको मालूम है उसमें मिलाई कि वो क्या मिलाता है मिठाई में। इसलिए ये जितना मर्जी वर्ल्ड क्लास कर ले, वो केवल अखबार पर है, टेलीविजन पर है, फोटो में, आपको कोई वर्ल्ड क्लास नहीं दिखेगा। दिल्ली में कोई एक काम ऐसा नहीं बता सकता कि केजरीवाल ने ये काम अच्छा किया। हाँ, उसने अच्छा काम किया था कि शराब के जितने भी शराबी थे
उनके लिए 1+1 वो स्कीम लेकर आए। उस समय सारे शराबी खुश हो गए थे, मगर उनकी स्कीम खराब थी, इसलिए उन्होंने स्कीम को बंद किया। स्कीम अच्छा होता तो स्कीम को बंद नहीं करते। इसलिए ये हजारों करोड़ खाने के बाद में आज के पीछे यहीं पे हो सकता है हमारी बात को सुने। एक बार जोरदार नारा लगा दो तो ये दोनों नेता पीछे सुन लेंगे। बोलो भारत माता की। अभी नहीं सुना, अभी केवल मनीष सिसोदिया ने सुना, सत्येंद्र जैन ने नहीं सुना। थोड़ा और जोर से बोलिए, भारत माता की। चलिए अब मैं श्री हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से मांगूंगा वो अपनी बात। पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी के संबोधन के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की, उनको संबोधित किया और भारत द्वारा लागू परियोजनाओं के विषय में बताया और साथ ही बताया कि इन परियोजनाओं से कितने करोड़ भारतीयों को लाभ पहुंचा है। इन सभी विषयों पर मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कुछ सवालों का जवाब भी दिया। साथ ही आपको बता दें, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जिज्ञासापूर्वक डॉक्टर जयशंकर जी से सवाल जवाब करने थे, लेकिन समय के अभाव के कारण वो उनसे सवाल जवाब नहीं कर पाए। लेकिन मौजूद मीडिया एवं पत्रकारों की मौजूदगी में तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एवं राजनीतिज्ञों ने हमसे बात की और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स ने अपनी बात सभी मीडिया कर्मियों के सामने रखी। आइए चलते हैं संबोधन में क्या कुछ कहा गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय करा देता हूं। आप जानते हैं कि मेरा नाम जयशंकर है, मैं विदेश मंत्री हूँ। 40 साल करीब मैंने विदेश सेवा में बिताया था। बीच में थोड़ा समय निकालकर टाटा कंपनी के साथ भी काम किया था। पर उसके अलावा मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, आप कह सकते हैं। तो जो आपका स्वभाव है, मैं भी अपना फॉलोइंग चेक कर, ट्विटर में इतना है, इंस्टाग्राम में इतना है, फेसबुक में इतना है। पर और इन्फ्लुएंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे बताना चाहूँगा। पर उसके अलावा मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, आज नहीं, मैं इस शहर में पैदा भी हुआ था। मेरी फैमिली करीब 100 साल पहले दिल्ली आई थी, 100 साल पहले। और जब मुझे समय मिलता है दिल्ली में घूमने का, तो मैं कम से कम मैं कहूँगा पिछले, मैं एज नहीं बताना चाहता, पिछले सालों में मैं करीब 12-13 जगह लोकेलिटी, सरकारी लोकेलिटी, प्राइवेट लोकेलिटी में रह चुका हूँ। और दिल्ली शहर में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मैं तभी कहूँगा कि बहुत कम जगह ऐसी होंगी, मैं कभी न कभी तो मैं वहाँ गया। मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जो आज मुझे जो चेंज जो दिखाई देता है, परिवर्तन जो दिखाई देता है, जो मेरे जैसे आदमी जिसके ज़िंदगी में माने बस में चढ़ना मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम डीटीसी की सर्विस भी बहुत कम थी। जो चेंज मेट्रो ने किया, और प्रवेश जी ने आपको मेट्रो की कहानी बताई, इसका मैं खुद साक्षी हूँ कि जब ये नेगोशिएशन चल रहा था, उस टाइम मैं जापान में मेरी पोस्टिंग हुई। और उस समय लिए अटल जी की सरकार ने, जब आप सबको याद होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके कारण कुछ रिश्तों में कुछ खटास आई थी और पूरा काम रुक गया। और मुझे अभी भी याद है कि अटल जी ने निर्णय लिया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के मेट्रो का नाम लिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हमें हर किसी तरीके से इसको वापस चालू करना चाहिए। और फिर उन्होंने उस समय जसवंत सिंह जी को भेजा था और हमने
जापान के साथ कुछ समझौता अंडरस्टैंडिंग कर दिया और उसी के कारण मेट्रो का प्रोजेक्ट उस समय आगे चलता। पर आज जो है मैं आप लोगों के सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं चाहूँगा भाषण सुनने के बजाय मैं आपकी ओर से एक इंटरैक्टिव, आप भी पूछे मेरे से सवाल या मुझे आप अपनी ओर से जो बात रखना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। और जब मैं कहता हूँ कि मैं भी सोशल मीडिया का आदमी हूँ, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जब भी दुनिया में कुछ होता है, जब खुद अपने आप हम ट्वीट करते हैं, उसमें जो कमेंट्स जो आते हैं उसका भी उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो और वो देखते हैं कि अच्छा ये एक किस्म से सोशल मीडिया वर्ल्ड में इसकी रिसेप्टिविटी का रिएक्शन क्या है, कौन इसकी आलोचना कर रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो हैं, पर मैं ये भी कहूँगा मेरे लिए राजनीति में, विदेश नीति में एक बड़ा एजुकेशन भी, जो फीडबैक मुझे सोशल मीडिया से मिलता है, जो रिएक्शंस मैं देखता हूँ, ये एक किस्म से युवा पीढ़ी खासकर उनका एक पल्स और उन ऐसे मैंने फैक्टर्स आपके मन में आए कि आप जो है एक किस्म से प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, कंटेम्पररी यूथ लिंक इनिशिएटिव्स लेते हैं। अब आपके सामने जो पीपीटी जो दिखाया गया, हमारी कोशिश थी कि आप लोग आंकड़े के माध्यम से समझें कि पिछले 9 साल में कितना परिवर्तन है। पर इसी पीपीटी का मैं आपके लिए अपने परिप्रेक्ष्य से अलग वर्णन देता हूँ। आपको पता है कि कोविड के समय में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो चलाई गई थी, उस अन्न योजना के माध्यम से देश में 80 करोड़ लोगों को रोज खाना मिलता है। अब मेरी परिप्रेक्ष्य, विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से देखिए, 80 करोड़ जो है ये पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की आबादी। अच्छा, आप जनधन योजना की बात करें, उसके लाभार्थी जो है करीब 40 करोड़। 40 करोड़ माने पूरा यूरोप। आपने आवास योजना के बारे में सुना होगा, जिनको घर मिले। अब आवास योजना के घर जो है पूरे देश में करीब 3 करोड़, और हर घर में एवरेज में अगर आप इंडियन फैमिली देखें उसके 5 सदस्य होते हैं, तो 3 करोड़ घर के का मतलब है कि 15 करोड़ लोगों को घर, 15 करोड़ माने पूरी जवान की आबादी। उज्ज्वला स्कीम में 9 करोड़ लाभार्थी, 9 करोड़ माने जर्मनी से ज्यादा, जर्मनी के पॉपुलेशन से ज्यादा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग भारत में बैठे हैं, मुझे पता है कि आपकी पीढ़ी सबसे ज्यादा कनेक्टेड पीढ़ी, और ये स्वाभाविक है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जिज्ञासा है, आपकी एजुकेशन कुछ आप और आप अलग युग में रहते हैं। पर ये आपकी पीढ़ी को ये भी जानना चाहिए कि आजकल जो भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, दुनिया इसको कैसे देखती है, दुनिया की कितनी इंटरेस्ट है। आज जितना रिस्पेक्ट हमें दुनिया में मिलता है, ये क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत में सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन जो है, आप अगर सोचें 2014 में अगर मैं आपको कहूँ कि भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे जर्मनी को
पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वह वो है आपका प्रधानमंत्री। तो आप जो है, क्योंकि आप दुनिया के साथ कनेक्टेड, आप ये जो हमारे यहाँ जो चेंज हो रहा है, आप इसकी पूरी जो वैल्यू समझिए, दुनिया की नज़र से देखिए। ये हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया है, खाली देश में नहीं, पूरी दुनिया की परिवर्तन है, क्योंकि हम दुनिया के आज सबसे सॉल्व हो जाए। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे भी 46 साल हुए विदेश नीति करते करते, और मेरे से लोग पूछते हैं कि आप देखिए इतने साल सरकार में हैं, आप मुझे बताइए चेंज क्या है। सबसे बड़ा चेंज, और चेंज तो बहुत सारे हैं, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चर भी दे सकता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा सकता हूँ, पर सबसे बड़ा चेंज ये है कि आज जो है हमने एक किस्म से ह्यूमन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी चलाई, जिसका मतलब है कि आप इस फॉरेन पॉलिसी पे सेंटर में कुछ भी हम करते हैं। आपको बताया गया कि हमने यूक्रेन में जो है हमारे देश में कुछ भी नहीं चलता, लोकतंत्र भी बड़े डेंजर में है। तो ये किस्म से आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चॉइस है, और मैं कहूँगा अगर मुझे कहीं फील गुड फैक्टर चाहिए तो मैं वहाँ जाता हूँ। नॉर्मली मैं कोई कॉलेज में जाता हूँ, कोई वर्क प्लेस में जाता हूँ, मुझे फील गुड फैक्टर जो बिलो 35 जो है उनसे मिलते हैं। तो और मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मुझे पता कि आप लोग विश्वास करते हैं, आप लोगों में वो सोच है कि अगले 25 साल के लिए देश को किस दिशा में दें। तो मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को अभी के लिए विराम देता हूँ, पर मैं आप लोगों से सुनना भी चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है। अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई चिंता है, कोई सोच है, तो वो मैं सुनना चाहूँगा। तो अगर हम अभी माइक घुमाने चलाओगे, क्वेश्चन लेते हैं, अपना हैंड रेज करेंगे, हमारे लेक्चरर्स आपके पास आके आपको माइक देंगे। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि काफ़ी सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ऊपर कई सारे राज्यों से एफआईआर हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग हैं वो जेल में भी जा चुके हैं। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, मतलब सरकार के लेवल से या किसी और संस्था के लेवल से, किसी तरीके की गाइडेंस दी? एक तो देखिए, ये तो देखना होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं, ये तो हमारा फर्ज है कि रिस्पॉन्सिबल लोग राजनीतिक कारण के लिए उनके खिलाफ कुछ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हो सकता है कि अलग अलग जगह में। मुझे इस पे जो मेरे जो बाकी साथी जो हैं मंत्रिमंडल में, उनके साथ एक बार विचार करने दीजिए, क्योंकि हमें पता है जो आपके पास कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में उससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता, पर आप भी समझते हैं जो मैं किस दिशा में इशारा कर रहा हूँ। पर जरूर मुझे लगता है इस पर कुछ विचार करना चाहिए, और देखते हैं इसको कैसे हम आगे निकाल सकते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहली चीज़ तो आपको जैसे देखने में बिल्कुल कुछ और माइंडसेट से आया था कि आपको देखकर आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बिल्कुल मैं स्टॉप हो गया, अपोजिट सा निकला। सर मेरे को एक स्टीरियोटाइप था कि फॉरेन मिनिस्टर है, और जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से मैं टोन था और ऐसे कनेक्ट किया तो बिल्कुल अलग सा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जानना, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ काफ़ी अच्छे, मतलब ऐसा होता नहीं है कि फ्रेंडली कि हम, मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति चाहता है आपसे इंटरेक्ट करना, शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, आपकी बात की वजह से। सर मैं 2 पॉइंट्स में, एक पॉइंट से पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा ऑपरेशन कावेरी के लिए और ऑपरेशन गंगा के लिए, जिस प्रकार से, और आपके साथ साथ इंडियन लोगों को ऑपरेशन गंगा के लिए और इंडियन नेवी को कावेरी के लिए, क्योंकि सर हम न्यूज़ वगैरह में बहुत देखते हैं। मेरा दोस्त लड़का यूक्रेन के अंदर, उसने मुझे बताया कि भाई मेरे को आज पता चल रहा है कि इंडिया की फ्लैग की वैल्यू कितनी है। जब बस में लगे फ्लैग में देख के वो निकल गया, उसके पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मैं भी उतार लूं। तो उसने बताया सर 2 पॉइंट्स में, पहला पॉइंट
हमको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट मैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमने भी रिसेंटली देखा, कल का ही वीडियो है, किस तरीके से कनाडा के अंदर हमारी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया गया। तो ऐसे इश्यूज में इंडिया क्या कर सकता है? नहीं, थैंक यू। एक तो आपने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, तो क्योंकि अगर आपको लगता है कि नॉर्मली मिनिस्टर्स इतने फ्रेंडली नहीं होते, जो आज जो हम देश के बाहर कर पा रहे हैं, ये एक किस्म से आपस में पड़ोस में भी इसकी कंपेरिजन तुलना होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। लोग देखते हैं कि मैं ऑपरेशन गंगा का उदाहरण देता हूँ। आप जानते करीब 20,000 विद्यार्थी थे वहाँ, और उनको निकालने के लिए हम लोगों ने 90 फ्लाइट चलाए। 90 फ्लाइट के अलावा ये पहली बार सरकार ने 5 मंत्रियों को भेजा और कहा कि आप हर पड़ोसी देश में जो यूक्रेन के 5 पड़ोसी, आप वहाँ जाकर आप खुद पर्सनली सुपरवाइज करेंगे जो हमारे जो विद्यार्थी बाहर निकल आए, उनको बहुत उनको चलना पड़ता, ठंड में चलना पड़ता, उनको बॉर्डर क्रॉस करने में हमें घंटे लगे, कुछ लोगों को दिन लगे। तो बाहर निकलने में आप देखेंगे कि पूरी वहाँ सिस्टम हो, खाने की प्रबंध हो, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो, उनको जल्द से जल्द प्लेन में बिठाया जाए, प्लेन का रोटेशन आप करेंगे। उसी एयरपोर्ट में बाकी दुनिया की प्लेन भी आ रही है, तो वहाँ प्लेन का स्लॉट भी मिलना मुश्किल है। तो मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हम आज कहते हैं कि देखिए देश में परिवर्तन आया है, विदेश नीति में चेंज है, और हम जब कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब ये है कि सरकार जो है एक किस्म से मैं आपकी जगह में हो सकता हूँ, मेरी सोच होगी ये नहीं कि मैं आप जहाँ बैठा हूँ और आप वहाँ। मेरी सोच होनी चाहिए अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा क्या रिस्पॉन्स। ये एक किस्म से ये सरकार है, क्योंकि आप पासपोर्ट का देखें, पासपोर्ट मैं खुद जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ, मैं पब्लिक से मिलता हूँ और मैं उनकी शिकायत सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही जेन्युइन फीडबैक देते हैं। अगर मैं अपने पासपोर्ट सिस्टम से पूछूं कि भाई कैसे करना, उसमें सर ये तो हमारे 100% होगी। तो हमारा जो आज जो चेंज हुआ, क्योंकि सर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी जो है चुनाव के समय के बाद बंद नहीं होती। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो भी आपके प्रतिनिधि जो वो आपके साथ बार बार बैठें, आपकी बात सुने, आपके साथ संपर्क में रहें, आपका फीडबैक लें। हमारे यहाँ जो नीति अगर कहीं कोई बदलाव होना चाहिए तो वो करें, ये डेमोक्रेसी होती है। आजकल डेमोक्रेसी के बहुत भाषण लोग दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, देश के बाहर। और आप देखेंगे कि सचमुच डेमोक्रेसी का टेस्ट क्या है। जब कोविड आया, आप मुझे बताइए, कोविड के समय में सबका वैक्सीनेशन हुआ, किसी ने आपका डिटेल नहीं पूछा, किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि भाई आप इस धर्म के हैं या उस जाति के हैं या इस इलाके के हैं। वो जो सिस्टम जो था, जो खाना पहुंचाने का था, फाइनेंशियल बैंक में जो खाते में जो जमा करने का था, जो वैक्सीनेशन देने का था, जो बाहर कोई फंस गए हैं उनका लाने का था, ये सचमुच गुड गवर्नेंस। ये गुड गवर्नेंस है, क्योंकि हम जो हैं एक किस्म से सबको सम्मान तरीके से सबका इक्वालिटी देखते हैं, ये फीडबैक वाला गवर्नमेंट है। और ये जो है माने भेदभाव वाला गवर्नमेंट है, ये हम लोग वोट बैंक नहीं चला, ये बड़ा काफी सारे
देखिए, जो आपका पहला प्रश्न जो है, बाहर के देश, बाहर के अब जो भी कहें, बाहर की ताकतें, बाहर की कोई मीडिया, पॉलिटिक्स हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं, काम करते हैं। कम से कम कोशिश तो करते हैं। आप कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सालों से उनको ये करने दिया। जब आपने इसको बंद किया या किसी ने कुछ टिप्पणी की और इसका आपने जवाब दिया, किसी ने कुछ कदम उठाए, आपने उसका भी जवाब दिया, तो ये आप देखेंगे ये कम होता जाएगा। इस दुनिया में जम्मू कश्मीर उसका जो पूरा मुद्दा जो है, ये हमारा बनाया गया मुद्दा है। हम ही लोगों ने 370 को इतने साल जीवित रखा, ये हमारी कमजोरी है। और जब कोई भी बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया इसका पूरा लाभ उठाती है। तो जिस दिन 2019 में जो हमने जो संसद ने वो निर्णय लिया, मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया संसद के समर्थन से, उस दिन जो है ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफेयर करती है, वो खिड़की बंद हो गई। और ये पहले से होना चाहिए था, जिसकी हिम्मत थी था एक तो हाँ है। देखिए, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होंगे, अलगाववादी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकली उनकी वो सोच होगी। आप मेन स्ट्रीम को देखें और ये भी है कि हमें आपस में डेमोक्रेसी होती पर जो हम विचार। सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करने के बाद और केंद्र शासित भाजपा सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर जी दूसरे किसी विशेष कार्यक्रम में प्रस्थान करते हुए फिर नजर आए। आपको बता दें, उपस्थित सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी अपनी बात उपस्थित मीडिया कर्मियों के सामने रखी। साथ ही उपस्थित स्टूडेंट्स ने भी आयोजित कार्यक्रम के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उनके क्या कुछ सवाल थे जिसके विषय में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं का इस पूरी मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं। पूर्व में जनकपुरी वार्ड से निगम पार्षद रहे नरेंद्र चावला जी का क्या कुछ कहना था इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, आज इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और देश के विदेश मंत्री आज सभी को यहाँ पे आज एड्रेस कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे सर? ये आज जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूथ हैं उनको आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संबोधित किया है और हमारे यहाँ के जो वेस्ट दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी साहब हैं उन्होंने एड्रेस किया और स्पेशली यूथ को अपने कामों के बारे में और विदेश की नीतियों के बारे में और मोदी सरकार क्या काम कर रही है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया और हमारे यूथ ने उनसे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनका जवाब दिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था यूथ के लिए। सर क्या 2024 के चुनावों को देखते हुए भी क्या इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया? ये जो मोदी जी की सरकार के 9 साल हुए हैं उसको लेकर के जो 9 साल में इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है उसको पब्लिक में बताया जा रहा है कि ये काम हमने किए हैं और बताया ही जाना चाहिए, उसका प्रचार किया जाना चाहिए। लेकिन एक अच्छा माध्यम है कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने कामों के भी आगाह किया है। सर आज पश्चिमी दिल्ली में पूरा दिन ही बिताया आज। अभी तो रात तक है और रात के भोज तक यहीं है। अभी वो यूक्रेन से जो लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उनसे वो मिलने के लिए गए हैं, कुछ और लोगों से मिल रहे हैं। उसके बाद वो रात्रि में एक भोज में रहेंगे। पूरे दिन का कार्यक्रम है, रात के 8 बजे तक का यहीं रहेंगे। सर नमस्कार। सर आज पश्चिमी जिला भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए और विशेषकर आज जैसे कि प्रोग्राम था, विदेश मंत्री जी आज पूरे पश्चिमी जिला में पूरे दौरे पर थे। आज उन्होंने भ्रमण किया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या कुछ कहना है? मैं चंद्रपाल बख्शी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली जिला। आज हमारे पूरे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी का प्रवास पूरे दिन रहा। प्रथम सबसे पहले उन्होंने जो गुरुद्वारा है, जो काबली समाज के लोग अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने एक गुरुद्वारा बनाया, वहाँ पे जाके उनका दुख दर्द सुना।
उनसे बातचीत की। उन लोगों ने उनका धन्यवाद भी दिया कि भारत सरकार ने और विदेश मंत्री ने खास करके उनका बहुत सहयोग किया, जिससे वहाँ पे जो सिख संगत थी वो और वहाँ पे जो अपना गुरु ग्रंथ साहिब था उसको एक आदरपूर्व इस देश के अंदर लाया और उसकी, हम पंजाबी में कहते हैं, बदखोई वो होने से बचाई। उसके उपरांत जो क्षेत्र के अंदर बड़े हमारे कार्यकर्ता थे उनसे मिले, जो क्षेत्र के अंदर मोजी लोग थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उनसे मिले। इसी तरह से क्षेत्र के अंदर उन्होंने मिला। अब जहां हम खड़े हैं यहाँ पे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स मीट की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का समाज सोशल मीडिया के बिना नहीं चल सकता, और सोशल मीडिया के अंदर यहाँ पे कम से कम 400-500 युवा इन्फ्लुएंसर्स और उनके सारे एक्सपीरियंस कुछ इन्फ्लुएंसर जो थे सोशल मीडिया के, वो आए हुए थे। उनको उन्होंने संबोधित किया, मोदी सरकार की 9 वर्ष की जो उपलब्धियां थी उसके बारे में जानकारी दी और उनके साथ वार्तालाप की। वार्तालाप के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं और हमारी ओर से क्या, तो उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट जो यहाँ पे मीडिया इन्फ्लुएंसर से किया। ये बहुत ही अच्छी योजना है। अब इसके बाद उनका जो अपने वरिष्ठ 2 कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ प्रवास है और रात को वो रात्रि भोज भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के यहाँ से करके पूरे दिन का प्रवास करके यहाँ से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल का है या बूथ लेवल का है, सभी के सभी ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा, जो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है कि आखिरी व्यक्ति तक की पहुंच सरकार तक हो, उसको साक्ष्य करने के लिए आज मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं और समय समय पर उन्होंने वादा किया है मैं इसी तरह आता रहूँगा और इस क्षेत्र की जनता के से संपर्क में रहूँगा और जो भी उनसे बन पाएगा उसको भविष्य में और करेंगे। अब तक सरकार की उपलब्धियां तो काफ़ी हैं, भविष्य में भी जो भी होगा वो जनता की भलाई के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेयर साहब। सर अपना परिचय दें। हाँ जी, मैं सुभाष मदान, प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल सेल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। सर आज जैसे कि दिल्ली हाट पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज यहाँ पे इकट्ठे हुए एक ही मंच पे और सभी को एड्रेस किया गया। आज विदेश मंत्री यहाँ पे आए, सभी को एड्रेस किया, क्या कुछ कहना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए आज का दिन बहुत ही एक प्रभावशाली दिन है बल्कि हमारे देश के लिए। देखिए हमारे बीच में आज हमारे भारतवर्ष के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी हमारे बीच में थे और उन्होंने जो संदेश दिया है, और सबसे बड़ी बात तो मैंने अनुभव किया बीइंग ए इंटेलेक्चुअल सेल प्रवक्ता, मैंने अनुभव किया कि वो उनके पास इतना बड़ा एक पोस्ट है विदेश मंत्रालय का, और देखिए वो कितने सरल थे और उन्होंने जो बात की है वो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि हमारे, देखिए भारतीय जनता पार्टी के और भारतवर्ष के जो नेता हैं हमारे, देखिए वो विदेश मंत्री होते हुए भी उनके अंदर जो सरलता मैंने देखी और उनके जो बोलने का, एक्सप्रेशन करने का और बताने का जो तरीका था, मैं खुद इतना प्रभावित हुआ हूँ। मैं खुद भी एक प्रवक्ता हूँ, लेकिन आज मैंने उनको सुनने के बाद मैंने भी कुछ सीखने की ठानी है कि देखो अगर हम किसी पद पर कभी पहुँचते हैं, अगर हमें देश मौका देता है तो हमें किस तरह से डेमोक्रेसी की उन्होंने देखी व्याख्या सुनाई कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन जीतकर देश में पावर पा लेना नहीं है। डेमोक्रेसी ये है कि जब आप जीत जाते हैं तो जन सामान्य से आप कैसे बात करते हैं, आपके चरित्र के अंदर, आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता तो नहीं है। अब देखिए अब विदेश मंत्री जी, अब आप तो कवर भी कर रहे थे, मैं देख रहा था, तो जैसे भी आपने भी कवर किया, मैं भी वहीं बैठा हुआ था फ्रंट पे ही, तो मैंने जब उनको सुना मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये हमारे देखो देश की शान है विदेश मंत्री जी, हमारे मोदी जी। देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी मैंने देखा जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता बने हैं, वो देखिए देश की सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं और उनके विचार देखिए, और विचारों से ही आदमी बड़ा बनता है। मेरे ऐसी जो है, और जो आपने मेरा भी एक इंटरव्यू लिया उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पश्चिमी दिल्ली के अंदर हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी भी, देखिए उन्होंने उससे पहले स्पीच की थी, उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से संदेश दिया कि मोदी जी के 9 सालों में, और हमारे विदेश मंत्री जी ने बताया एक, उन्होंने एक जो दिखाया है टीवी के ऊपर भी, एक किस तरह से उन्होंने पूरा दिखाया कि 9 सालों की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, जिसके अंदर जनधन योजना का उन्होंने जिक्र किया
किया विदेश मंत्री जी ने, उन्होंने जहाँ झुकी वहाँ मकान का किया, आयुष्मान योजना का किया, उज्ज्वला योजना का किया, और देखिए उन्होंने एयरपोर्ट बने, उन्होंने कितनी योजनाओं के बारे में हमें विस्तृत रूप से बताया। ये छोटी बात नहीं है। देखिए हमारे विदेश मंत्री जी ने आज सारी वो बातें हमें जनसाधारण को बताई, हमारे कार्यकर्ताओं को बताई कि किस तरह से, और ये जो हम आज देश के अंदर दूसरी बार सत्ता में हैं, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये कही कि अभी हमें भारतवर्ष को भारत युग बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए लगभग 25-30 साल का समय और चाहिए, जिससे हम पूरे विश्व में विश्व गुरु एक बार फिर से कहलाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैम नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। पहले तू दे। मेरा नाम शितर। रिप्रेजेंट आप ही कर रहे हैं मेरी को? जी हाँ, जी, हम तो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा फुल फॉर्म बताएंगे मेरी? मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी, आप सभी मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के हम लोग स्टूडेंट्स हैं MERI के। जी जी। हम BJM से डिपार्टमेंट से हैं, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट एंड मीडिया मास कम्युनिकेशन। आज जैसे कि विदेश मंत्री जी आए और भारत सरकार के और सभी जो कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सभी यहाँ पे एकत्रित थे। क्या आप कुछ कहेंगे, कैसा लगा आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सभी युवा यहाँ पे एकत्रित थे। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था, पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, पर वो हम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए क्योंकि बहुत कम समय के लिए आए थे। मंत्री क्वेश्चंस क्या थे आपके? अबाउट G20 समिट के बारे में, लाइक उसका क्या बेनिफिट रहेगा इंडिया को। बहुत सारे क्वेश्चंस हम सब प्रिपेयर करके आए थे, पर हम क्वेश्चन सब पूछ नहीं पाए। तो अगर उत्तर अगर उनका होता, कुछ भी होता, तो जैसे कि अभी G20 सम्मेलन आयोजित हो रहा है भारत में, कश्मीर में सफल रहा और बाकी और जगहों पे भी अभी होना है, तो क्या लग रहा है कि ये सही रहा इनका कदम? हाँ, डेफिनेटली ये सही हो रहा है। और क्या कुछ क्वेश्चन थे इसके अलावा? इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे, और बेसिकली क्वेश्चन ये इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया। पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम क्षितिज गुप्ता है। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इंडिया है उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचता है, ये क्वेश्चन था। सो मेरे को भी एक चांस नहीं मिला बोलने का, बट आई वुड लव, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा उनके थॉट्स सुन के, एस जयशंकर जी का उनके थॉट प्रोसेस सुन के, प्लस हमारे जो MP हैं श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, मेरे को उनके भी थॉट्स प्रोसेस सुन के बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि बड़ा सरल उनका स्वभाव था, जैसे कि और भी युवा आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरेक्ट किया, बड़ा सरल स्वभाव था, ऐसा लगा ही नहीं कि किसी विदेश मंत्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बताइए। बहुत ही सिंपल थे, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत ईजीली हम उनसे इंटरेक्ट हो पाए, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आज का। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, कार्यक्रम के आयोजन के दौरान भाजपा के पश्चिमी जिला सांसद परवेश वर्मा जी ने, और आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित किया, साथ ही उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को भी संबोधित किया। साथ ही विस्तृत जानकारी दी भारत सरकार द्वारा उन सभी परियोजनाओं के बारे में जिनको कार्यान्वित करने के बाद करोड़ों भारतीय उन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।